शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के गद्य खंड में संकलित 5वां अध्याय गलता लोहा, जो शेखर जोशी की रचना है, कहानी विधा की रचना है, उसका द्वितीय व्याख्यान देखेंगे। गए दिनों में हमने देखा था कि धनराम और मोहन दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं और मास्टर त्रिलोचन सिंह, जो बड़े ही रूढ़ि प्रवृत्ति के होते हैं, बड़ा कड़क स्वभाव उनका होता है, और उनके द्वारा धनराम को पनिशमेंट निर्धारित किया जाता है। क्योंकि धनराम लुहार वर्ग का होता है, मोहन ब्राह्मण है। दो ऐसे स्थितियों का सामंजस्य दिखाया जाता है कि एक अपर वर्ग है और दूसरा लोअर वर्ग है, अर्थात एक निम्न कोटि का और एक अपर कोटि का। और गांव के लोगों द्वारा, जो उच्च श्रेणी के लोग होते हैं, उनके द्वारा एक बंधन, एक सीमा बनाई गई होती है कि इससे परे, अर्थात जो लुहार वर्ग का है, नाई वर्ग का है, छोटे वर्ग के जो लोग हैं, ये हमारे दरवाजे पर नहीं आएंगे, आएंगे तो जूता चप्पल दूर काट देंगे, नीचे बैठेंगे, खाट या चौकी कुर्सी याद पे नहीं बैठेंगे, वगैरह वगैरह की परंपराएं चलती है। तो लेकिन यहाँ बच्चे जो होते हैं, जो क्लास होता है, उसमें ये भिन्नताएं ख़त्म हो जाती है और उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता। वहाँ हम बस, चाहे कोई अपर वर्ग हो चाहे लोअर वर्ग हो, एक होते हैं। तो वहाँ पे उनके द्वारा इसको 13 का पहाड़ा सुनाने को कहा जाता है, और धनराम नहीं सुना पाता है 13 का पहाड़ा। उसके लिए जैसे तैसे वो 12 तक का पहाड़ा याद कर लिया रहता है, और 13 का पहाड़ा खुद पहाड़ बन के उसके सामने प्रस्तुत होता है, और वो इससे उबर नहीं पाता है। और मास्टर त्रिलोचन सिंह की एक खासियत होती है कि वो जिस बच्चे को पनिशमेंट देना होता था, जिस बच्चे को दंड देना होता था, वो दंड का विधान खुद चयन करता था। छड़ी डंडे याद या जो कुछ से देना होता था, वो उसका खुद चयन करता था और वो खुद लेकर के आता था। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी और ऐसी चीज़ों में विभिन्न तरह की बातें होती थी। तो गए दिनों में हमने यहाँ तक देखा था। अब अगला देखते हैं कि त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सज़ा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। अर्थात उनका ये एकदम सा सामान्य नियम था और वर्षों से ऐसे प्रचलित होता था कि जो सज़ा पाता था वही हथियार, अर्थात जिससे उसको सज़ा दी जाएगी, उस हथियार की व्यवस्था वही विद्यार्थी ही करता था, और वो अपने हाथ से लेके आता था। जाहिर है, बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता था कि हर एक व्यक्ति, अर्थात जो बच्चे होते थे, वह अपने लिए जो दंड का विधान अर्थात जो छड़ी का चुनाव करते थे, वह मास्टर को ध्यान में रख करके, त्रिलोक सिंह को, ताकि उनकी कोई प्रतिक्रिया ना हो, कुछ गलत ना कहें, इसको ध्यान में रख करके और वो लोग अपना चयन करते थे और उससे जो दंड विधान होता था उससे बेहतर लेकर के आने का कार्य करते थे। मोटी तगड़ी तंदुरुस्त छड़ी हुआ करती थी। धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। और धनराम मंदबुद्धि रही हो या फिर उसमें उसकी इंद्रियां काम न कर रही हो, इस कारण या मन से उसने ठान लिया हो कि हमसे ये हो ही नहीं पाएगा, इस तरह की अगर प्रवृत्ति आकर के निहित हो गई हो, तो जो भी इसके पीछे कारण रहा हो, लेकिन उसे वो 13 का पहाड़ा नहीं याद होता है। धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर पूरे दिन नहीं हो पाता है। छुट्टी के समय जब मार्ट साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनने को कहा,
तो तीसरी पीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मार्ट साहब त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। लेकिन इस बार कहते हैं कि मार्ट साहब वो जो छड़ी लेकर के आया था, जो बेंत लेकर के आया था, उसका प्रयोग नहीं करते हैं और जबान का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी शब्द ऐसे होते हैं, व्यक्ति को ऐसे लग जाते हैं, जो कोई नुकीला हथियार जो होता है वह भी उतना नहीं चुभेगा जितना कि वो शब्द चुभ जाता है व्यक्ति को। तो धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मार साहब उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को तीसरी पीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वो फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार त्रिलोक सिंह ने उसे लाए हुए बेत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दतरिया निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। अपने बिरादरी के हिसाब से अपने व्यवसाय होते हैं, सो वो लुहार वर्ग का था, इसलिए उसको इस तरह का व्यंग करते हुए और 5-6 हंसुआ निकाले और उस पर धार लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा दिए। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकनी फूकने या आसान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर गन चलाने की विद्या सिखाने लगा। कहते हैं कि विद्या उसके नसीब में नहीं थी, बचपन में ही, अर्थात जब वो छोटा था, खेलने खालने की उम्र में था, तभी उसके पिता ने उसको धौंकनी लगाने का काम, तो निहाई चलाने का काम, हथौड़े चलाने का काम, रड को सीधा करने का काम, धार लगाने का आदि आदि कामों में निपुण कर दिए और अपने साथ साथ उसको रखा करते थे। फ़र्क इतना था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंच चुनने की छूट दे देते, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते और जरा सी गलती होने पर छह या बेत हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से प्रसाद दे देते। कहते 2 तरह के विधि विधान देखने को मिलते थे। एक तो ये कि वहाँ पे उनको चयन करना होता था। मार्ट साहब के यहाँ जो छात्र होते थे वो खुद अपने दंड का विधान चयन करते थे, लेकिन यहाँ जो गंगाराम धनराम के पिता थे वह अपने इच्छा अनुसार जो भी उस समय उनको रड मिल जाता, कोई छड़ मिल जाता, कोई कुछ भी गर्म चीज़ें मिल जाती, उसी से वो उस पर प्रहार कर देते निसंकोच। जरा सा भी उनके मन में दया की भावना नहीं होती। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आए पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। अर्थात उधर जो मोहन के पिता थे वो देखकर पढ़े लिखे होने के कारण शास्त्रार्थ करना जानते थे, शास्त्रों में उनकी ज़्यादा रुचि थी, तो इस पंडिताई से मुक्ति पाने के लिए बेटे को पढ़ाना चाहते थे और पढ़ा लिखा करके कोई बड़ा अफसर बनाने की मन में ललक थी। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दरिद्र मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। अर्थात जो पीढ़ियों से उनके बाप दादा के ज़माने से जो दरिद्रता चली आ रही थी और जजमानी करने के बाद भी उससे निवृत्त नहीं हुआ जा सकता था, मुक्त नहीं हुआ जा सकता था। नून है तो तेल नहीं, तेल है तो नून नहीं, आटे नहीं चावल नहीं, दाल यानी दाल है चावल है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो दाल नहीं, ऐसी जीवन कटता जाता था। कभी को किसी चीज़ की पूर्णता नहीं हो पाती है और जब पूर्णता नहीं हो पाती है उस दौरान की यथावत स्थिति का जिक्र करते हैं कि इससे ये मुक्ति दिला देगा और मुक्ति दिला करके कुछ बेहतर कर देगा। तो भी बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मादा घर लौटा तो पिता पुराणों की कथाओं में विद्यासिनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते और उसके बावजूद अब वो बच्चे के पीछे लग जाते हैं और इसको पढ़ाने की जो उनके मन में ललक होती है तो वहाँ पूरे दिन स्कूल में पढ़ता है और उसके बाद का जो शेष समय बचता है वो आ कर के और पुराणों की कथाओं में महाभारत
रामचरितमानस आदि की कथाओं में वो अपना संपूर्ण समय दे करके उसको प्रसिद्ध करना चाहते हैं, उसको पूर्ण तरह से निपुण करना चाहते हैं, ताकि इसके अंदर का उत्साह बना रहे और उत्साहित होकर के ये पढ़ाई में लगा रहे और बेहतर जितनी उम्मीदें गांव क्षेत्र जवार और माता पिता के साथ साथ जो शिक्षकों की थी उस सब को पूरा कर सके, इस तरह की विभिन्न बातें निहित थी। वर्षा के दिन में नदी पार करने की कठिनाई। कहते हैं कि वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था, अर्थात उसकी पढ़ाई किसी तरह बाधा न उत्पन्न हो, तो अपने एक यजमान के यहाँ जहाँ ये पूजा पाठ करने जाते थे उन्हीं के घर पे, जो नदी उस पार रहते थे और बारिश में इनका घर इस पार था, नदी उफान पे आ जाती थी और आवागमन बड़ा बाधित होता था और जान जोखिम में डाल कर करके बच्चे को वो नहीं रखना चाहते थे, इसलिए कि यजमान के यहाँ उन्होंने व्यवस्था कर दी। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार होने पर घर लौट आता। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। कहते हैं एक दिन बच्चा अक्सर जाता था और उस पार तक जो घास काटने वाले लोग होते थे इस गांव के, उस पार तक जाते थे और नदी पार कर करके वो लोग घास काटते थे, फिर शाम के समय आते थे। तो मोहन भी उनके साथ पढ़ कर करके जब वापस आता था तो सामान्य दिनचर्या होती थी, लोग इसको भी पार करा देते थे। और एक दिन ऐसा एक घटना घटित होती है कि पहाड़ी के दूसरे छोर पर बहुत भयावह बारिश होती है, बहुत भयावह बारिश होती है और अचानक पानी बढ़ जाने का किसी को अनुमान भी नहीं होता है और लोग नदी में आधे बीच धार में प्रवेश कर चुके होते हैं। घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। कहते हैं कि उस दिन की घटना के बाद जैसे तैसे समस्या तो हुई, बहुत कठिनाइयाँ इन लोगों को हुई, लग नहीं रहा था उस दिन जान बचेगा, लेकिन जैसे तैसे जान बच गई और बचने के साथ ही उस दिन के बाद से इनको उस पर पूरा विश्वास हो गया और वो अपने बच्चे के इस कृत्य को लेकर के बहुत चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। कहते हैं अपने ही बिरादरी का एक युवक था रमेश जिसका नाम था, वह छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। कहते हैं कि जब पढ़ाई की दोनों लोगों की बातें हुई और मोहन के विषय में उन्होंने बताया और उसकी समस्या आदि के विषय में जब इन्होंने चिंता व्यक्त की, तब उन्होंने कहा कि आप मोहन को मेरे साथ ही लखनऊ भेज दीजिए। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह भी अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। उन्होंने कहा कि हमारे घर में 2-4 लोग तो है ही हैं, एक मोहन के हो जाने से कौन सा बड़ा नुकसान होने वाला है या कौन सी बड़ी क्षति होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भेज देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा और जैसे 4 लोगों का खाना बनता है वैसे 1 लोगों का और बन जाएगा और वो अच्छे से रह करके पढ़ाई याद कर सकेगा। बंशीधर ने जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। बंशीधर जो मोहन के पिता थे, उनको लगता था जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान उनके पुण्यों का अर्थात पूजा पाठ के विधि विधानों का ही परिणाम है कि रमेश जैसे शुभचिंतक उनके मिले और साक्षात भगवान के रूप में रमेश इनके सामने प्रकट हो गया हो कि जो बच्चे की पढ़ाई की समस्या को ही सॉल्व कर दिया। सबसे बड़ी जो समस्या उनके सामने थी वो बच्चे की पढ़ाई की थी और उसको ही वो सॉल्व कर दिया।
उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले के सभी चाचियों और भाभीियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन एक कपड़े धोबी को तो दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। हाथ याद की बातें और मोहन उनकी दिनचर्या में आ गया और हर एक छोटी बड़ी ज़रूरतें पूरी करने का मोहन एक माध्यम बन गया, एक साधन हो गया। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तर बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई ब्रदर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। और अपने शुभ चिंतकों में जो रमेश बाबू के लखनऊ जैसे शहर में जो उनके शुभचिंतक जानने पहचानने वाले जो लोग थे, उनको वो मोहन का जब परिचय देते थे तो अपना पटीदार या अपने गांव घर का या अपना शुभचिंतक आदि की संज्ञा न दे करके उसे घर का नौकर बताते थे, अर्थात उसका परिचय इस रूप में ही होता था। से अधिक हैसियत वह नहीं था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। कुछ ही दिन में मोहन चतुर था, वह खूबी इस बात को समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। और बहुत दिन ऐसा चलने के बाद, जब कई मंथ बीत जाने के बाद, एक पास के ही म्यूनसिपाल्टी के स्कूल में उन्होंने उसका नाम लिखवा दिया, जहाँ पैसे आज बड़े कम लगते हैं। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। कहते हैं जो बड़े गांव का अपने इस तरह की दिनचर्या के कारण और गांव का जो मेधावी छात्र था, बहुत तीव्र बुद्धि का प्रखर बुद्धि का छात्र था, वो वहाँ कोई स्थान नहीं बना पाया। और जब वो कोई स्थान नहीं बना पाया तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उस छुट्टी को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की असुविधा का था। मोहन की परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। बंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। मनोहर वो खूबी समझ रहा था, सब कुछ एक एक करके वो जान गया था, हमको यहाँ क्यों लाया गया है, किस रूप में हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वह सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हुआ था, क्योंकि परिवार के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था, अपने पिता को कष्ट नहीं देना चाहता था। उन लोगों को सुखी रखने के लिए सब कुछ अपने ऊपर साना स्वीकार कर देता है। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। 8वीं की पढ़ाई की परीक्षा जैसे हो गई, परीक्षा देकर के मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। और उसने लोगों के, रमेश के जो परिवार के अन्य सदस्य या रमेश खुद जो थे, उन लोगों की हाव भाव एक्टिविटियों को देख करके ऐसा लगता था जैसे इसकी पढ़ाई को लेकर के उन लोगों को चिंता नहीं है और वो आगे की पढ़ाई के बिल्कुल मूड में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर ख़त्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। कहते हैं जब भी बात उठती तो वह इस प्रश्न पर आकर के खड़ी हो जाती कि हजारों लाखों ऐसे बेरोजगार हैं जो बीए एमए कर करके और बेकार में पड़े हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5 वर्ष 2 वर्ष का यह समय बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों में चक्कर लगाने लगा। कहते हैं इस तरीके से पास के एक तकनीकी स्कूल में, तकनीकी मीन्स ITI होता है, जहाँ कुछ कौशल स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कराए जाते हैं। मोहन वहाँ चला जाता है और जा कर के वह घरेलू कामकाज में व्यस्त रहने के साथ साथ वह ये सारी चीज़ों भी सीख लेता है और सीखने के बाद फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने इधर उधर घूमता फिरता है। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे।
मास्टर त्रिलोक सिंह की बात के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन धनराम बात करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बीज से निकालकर भट्ठी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार कर दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ से करने के बाद जब गांव में हंसुए के फाल को बेत से निकालकर भट्ठी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गर्म की। बेचारे पंडित जी की तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वही बैठा रहा जैसे उसे वापिस जाने की कोई जल्दी नहीं रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़ी खड़ी बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। अर्थात जो लुहार वर्ग के टोले थे उसमें कोई अपर वर्ग का जो ब्राह्मण कास्ट का कोई व्यक्ति होता था वो नहीं जाता था। अगर कोई जाता भी था तो खड़े खड़े अपनी बातें कर लेता था और कोई लुहार वर्ग का व्यक्ति उनको बैठने तक को नहीं कहता था, नहीं तो उसे पनिशमेंट का सज़ा का विधान था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इस मान्यताओं से अपरिचित हुआ। ऐसा संभव था धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर धनराम गोलाई मोड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ देखने को मिलता है कि लोहे की एक मोटी छड़ को लेकर के, और जो मोहन देख पाता है कि धनराम बहुत मशक्क़त कर रहा है, उसे बार बार गर्म कर रहा है और उसके दोनों जोड़ को गोले के रूप में व्यवस्थित कर करके और दोनों छोर को मिलाने का कार्य कर रहा था। एक हाथ से सांची पकड़कर जब दूसरे हाथ से चौड़े चोट मारता तो निहाई पट्टी घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्ठी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। अपनी मेहनत के बल पर मोहन का ये हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका भी नहीं हुआ। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा कि एक अपर वर्ग का ब्राह्मण कुल का पुत्र ये सब कैसे कर सकता है। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक की इस तरह से काम से। कहता है कि वो मोहन कितना कुशल है, इस पर उसकी चर्चा नहीं हुई कि पुरोहित खानदान का व्यक्ति इतनी कुशलता से ये काम कैसे कर सकता है। उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालते पर हुआ वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति में उदासीन हो मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक सी चमक थी जिसमें न अस्पर्धा थी न ही किसी प्रकार की हार या जीत का भाव। ध्यान से देखेंगे, धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति में उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था कि धनराम अब कुछ मुझे अर्थात कुछ न कुछ कहेगा कि बहुत अच्छा किया हूँ या कि इतने कम समय में इतना बेहतर कैसे कर सकता हो या तुम कहाँ सीखे हो। कुछ न कुछ ऐसा पाने के लिए वह एकदम संतुष्ट भाव से लोहे के छल्ले को इधर उधर घुमा रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक सी चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। और धनराम को वह कदापि इस तरह के द्वेष के साथ कभी नहीं किया था कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं या हम तुमसे बड़े हैं या कोई परीक्षा उन दोनों में नहीं हुई थी। मन में ऐसा लेकर के एक सरल स्वभाव के रूप में प्रकट करते हुए और उसमें अपने आप को प्रदर्शित किया कि इसमें हार जीत का भी भाव नहीं है, सिर्फ मित्रवता है और मित्रवत की वजह से हमने इस तरह का कार्य किया क्योंकि ये काम बखूबी मैंने सीखा है, इसको महसूस किया है और इसलिए मैं कर पाता हूँ। तो इस रूप में इसको वर्णित करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह के दो धर्मों को आपस में मिलाने का कोई काम कर सकता है तो वह शेखर जोशी जैसे रचनाकार ही कर सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इतनी चर्चित, बहुत चर्चित कहानी है।
आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। किसी तरह का कहीं कोई शब्द, कहीं कोई अर्थ या कहीं कोई वाक्य समझ में नहीं आ रहा है, आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही है, तो आप बेहिचक पूछने का कार्य करेंगे और इसके प्रश्नोत्तर को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।